सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। यानी कि ये जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से ही इंटरलिंक है और पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था कि इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन सोसाइटीज, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट क्या इंडिया पे पड़ा था और उसकी वजह से सेंस ऑफ नेशनलिज्म किस प्रकार से इमर्ज होता हुआ देखने को मिल जाता है, जिसमें कि हमने देखा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरा विश्व ही नहीं बल्कि भारत भी अफेक्टेड था, जिसमें कि हमने देखा इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी इंडिया की, पॉलिटिकल जो सिचुएशन इंडिया की थी वो किस तरीके से डिक्लाइन होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, साथ ही साथ टैक्सेशन इंपोज होता है, जो एसेंशियल कमोडिटीज थी उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जो जनता है जो कॉमन पीपल है एक्सट्रीम हार्डशिप को फेस करती है, रिक्रूटमेंट वो भी फोर्सली किया जाता है, साथ ही साथ प्रकृति का भी दोहरी मार जनता के ऊपर देखने को मिल जाती है, जिसमें कि इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, क्रॉप फेलियर्स, जिसकी वजह से लगभग 12 से 13 मिलियन लोग मारे जाते हैं। इन सभी चीजों के लिए लोग रिस्पॉन्सिबल समझ रहे थे ब्रिटिशर्स को, क्योंकि सभी लोग ऑप्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स थे, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा था और युद्ध खत्म होता है 1914, युद्ध चलता है 1914 टू 1918 और सबको उम्मीद रहती है, होप रहती है कि 18 में जब युद्ध समाप्त होगा तो स्थिति कुछ सुधरेगी, बट ऐसा कुछ भी होता नहीं है। इस समय में वक्त बदलता है और एक नए लीडर्स की एंट्री इंडियन पॉलिटिक्स में होती है, जिसका नाम होता है महात्मा गांधी, और वो क्या करेंगे इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो अगली जो आज की हमारी हेडिंग है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ये सत्याग्रह क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा है कि महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। हम जानते हैं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में बैरिस्टर की नौकरी कर रहे थे, वकालत कर रहे थे, फिर वहां से वो इंडिया में रिटर्न होते हैं 1915 में, और वहां से वो एक फिलॉसफी को, एक टूल को इंप्लीमेंट करते हैं इंडियन सोसाइटी में, क्योंकि वो देखते हैं कि भारत जो है कोलोनाइज है ब्रिटिशर्स का, तो इसको हमें लड़ाई लड़नी है, लेकिन लड़ाई कुछ एक नए तरीके से लड़नी है, विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह से लड़नी है। तो वो क्या पॉइंट है, वो क्या आइडियोलॉजी, उसको जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत में रिटर्न होते हैं जनवरी 1915 में। ही हैड कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका से आते हैं, and he had successfully fought the racist regime with the novel method of a mass agitation which he called सत्याग्रह। वो देखिए सर वहां पे कहाँ पर साउथ अफ्रीका जहां वो रहते थे वहां उन्होंने इस सत्याग्रह जैसी आइडियोलॉजी को, फिलॉसफी को इंप्लीमेंट किया था। किसके खिलाफ? जो वहां पे रेसिस्ट रेजिम के साथ जो भेदभाव होता, जो नस्लवादी रंग भेद जिसको हम लोग कहते हैं, गोरे काले का जो भेद होता था साउथ अफ्रीका में, इसके खिलाफ उन्होंने इस सत्याग्रह जैसी फिलॉसफी को साउथ अफ्रीका में इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से उनको एक सफलता मिली थी। लिखा है ना कि ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रेजिम विद द नोवेल मेथड ऑफ मास एजिटेशन। जन समर्थन लेकर मास एजिटेशन की हेल्प लेकर उन्होंने रेसिस्ट रेजिम के खिलाफ जबरदस्त एक सफलता पूर्वक उन्होंने लड़ाई लड़ा, और इस लड़ाई को किस मेथड से लड़ा तो वो मेथड था सत्याग्रह, और सत्याग्रह के मेथड को उन्होंने सफलतापूर्वक वहां पे एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसी मेथड को ला के वो इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो सबसे दूसरी जो हमारी बात आती है मन में कि आखिर सत्याग्रह क्या है, तो सत्याग्रह को अगर समझा जाए तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। कह जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो किस बात पे जोर देता है? द पावर ऑफ ट्रूथ, यानी सच्चाई की ताकत को दिखाता है। किसको दिखाता है? सच्चाई की ताकत को दिखाता है, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सर्च फॉर ट्रूथ की बात करता है। यानी कि जो सत्याग्रह है वो सत्य प्लस आग्रह, ये समझिएगा, अगर इसको आप अलग करें तो बनता है क्या? सत्य प्लस आग्रह। यानी आग्रह मतलब होता है रिक्वेस्ट। आप अगर देखिए सत्य के लिए अगर आग्रह करते हैं, सत्य के लिए आग्रह करते हैं तो कुछ लड़ाई यूनिक तरीके से लड़ी जा सकती है। हमेशा आप वायलेंस का यूज करके ही अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। जैसे कि हमने यूरोपियन सोसाइटी में देखा था कि रेवोल्यूशन के माध्यम से ही हमेशा आज़ादी नहीं मिलती है, वार के थ्रू ही हमेशा आप मोनार्की को नहीं हटा सकते, बल्कि रोमांटिसिज्म आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। ये हमने पढ़ा था। उसी तरीके से आपको कह रहा है कि लड़ाई हमेशा हथियार से, हिंसा से ही नहीं लड़ी जा सकती है। देश की आज़ादी के लिए लड़ना है, अगर अपनी बातें रखनी है तो आप सत्याग्रह के थ्रू भी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो ये सत्याग्रह क्या है? ये सत्याग्रह जो है इस बात पे जोर देता है, पावर ऑफ ट्रूथ और नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। इसमें होता क्या है कि कहा जाता है कि इट सजेस्टेड दैट इफ द काज वाज ट्रू,
यदि आपका कारण सही है, यानी आपकी बातें सही हैं, अगर आप सही हैं, इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, देन द फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर, तब किसी प्रकार की शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, यानी फिजिकल फोर्स की आवश्यकता नहीं है ऑपरेसर से लड़ने के लिए। यानी अगर कोई व्यक्ति है जिसका कारण मतलब रीजन जो है, मतलब वो लड़ रहा है, बातें रख रहा है, तो वो सच्चाई के साथ है और उसका कोई शोषण कर रहा है और उसके खिलाफ वो अपनी बातों को रख रहा है, तो उसको अपनी बातों को रखने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, ना ही वो जरूरी होता है अगर उसको ऑपरेशन से लड़ना है। तो वो अगर काज उसका ट्रू है, स्ट्रगल उसका अन्याय के खिलाफ है, तो किसी भी प्रकार के फिजिकल फोर्स की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वैसे भी लड़ाई जीत सकते हैं अगर आप सच्चाई के साथ हैं तो। विदाउट सीकिंग वेंगेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस। कह रहा है कि बिना वेंगेंस मतलब होता है कि प्रतिशोध, क्या होता है प्रतिशोध, बिना किसी प्रतिशोध की भावना को लिए, बिना एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही जो है कुड विन द बैटल, वो युद्ध को जीत सकता है थ्रू नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा के मार्ग पे चल के बिना प्रतिशोध की भावना रखे, बिना क्रोधित हुए भी एक सत्याग्रही युद्ध को, लड़ाई को जीत सकता है अगर उसका काज जो है ट्रू है और लड़ाई उसकी अन्याय के खिलाफ है। तो ये सत्याग्रह की क्या है, एक प्रकार से कहा जाए तो फिलॉसफी है। क्या है, फिलॉसफी है जिसमें ये बातें कही गई। और सत्याग्रह हमेशा किस बात पे जोर देता है, पावर ऑफ ट्रूथ पे, और साथ ही साथ नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ पे। और ये कहता है कि अगर आपका काज ट्रू है, लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स आर नॉट नेसेसरी फॉर फाइट टू द ऑपरेशंस। और इसमें साथ ही साथ कह रहा है कि आप बिना प्रतिशोध की भावना लिए, बिना एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही जो है युद्ध को जीत सकता है, लड़ाई को जीत सकता है। सो दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशंस। ये कह रहा है कि दिस कुड बी डन, ये हो सकता है, होना चाहिए किसके थ्रू, बाय अपीलिंग टू द ऑपरेशंस, बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशंस की चेतना को जगा के भी आप जो है ऐसा कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूं और सामने वाला व्यक्ति मेरा शोषण कर रहा है, तो हम उससे लड़ेंगे नहीं, बल्कि हम अपील करेंगे। क्या करेंगे, अपील करेंगे कि देखिए भाई आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो उसकी आंतरिक जो चेतना है उसको जगा करके भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर वो मेरा शोषण कर रहा है तो मैं भी हिंसात्मक रास्ते को अपना लूं, ऐसा नहीं। आप जो है उसकी आंतरिक चेतना को जगा करके, उसके अंदर मानवता जैसी चीज़ों को, मानवता जैसी बातों को करके, अपील करके भी अपनी बातों को रख सकते हैं और अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। So people including the oppressors had to be persuaded to see the truth. भाई peoples including the oppressors had to persuaded to see the truth, कि उसको हम राजी कर सकते हैं, ऑपरेसर्स को हम लोग राजी कर सकते हैं कि वो सच्चाई को देखे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। इस बात को कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है तो आप बताइए उसको, सामने वाले को जो गलत कर रहा है, कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप लड़ाई को लड़ सकते हैं, इंस्टेड टू बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस। इसके स्थान पे यूज ऑफ वायलेंस, यानी अगर आप उसको जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की बात करेंगे ट्रूथ को, वो भी ऐसा करते समय आप वायलेंस का यूज करके करना चाहेंगे, तो शायद ऐसी चीजें संभव न हो पाए। आप अपील करके भी उसके कॉन्साइंस को जगा सकते हैं, उसके आंतरिक चेतना पे जोर दे सकते हैं, आप उसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। सो ये बातें कह रही है कि बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रम्प, एंड महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल द इंडियंस। तो ये जो धर्म ऑफ नॉन वायलेंस है, यानी अहिंसा वाला जो धर्म है, अहिंसा न करना, क्या बोल सकते हैं, हिंसा न करना। तो जो अहिंसा वाला धर्म की बात जो कर रहे हैं महात्मा गांधी सत्याग्रह के थ्रू, कह रहे हैं कि कुड यूनाइट द नेशन। ये नेशन को क्या कर सकता है, इंडियंस को क्या कर सकता है, यूनाइट कर सकता है। क्या कर सकता है, यूनाइट करना चाहिए, यूनाइट कर भी सकता है। तो ये चीजें कह रही है कि बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वाज बाउंड टू बी अल्टीमेटली ट्रम्प। अगर आप ट्रूथ के साथ हैं, लगातार लगे हुए हैं, अपील कर करके बातों को रख रहे हैं, अपने हिंसा का रास्ता अपना नहीं रहे हैं, तो आपकी विजय होनी है। ये सारी फिलॉसफी सत्याग्रह के थ्रू महात्मा गांधी कहते हैं, और इसके थ्रू वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कहते हैं किसी प्रकार की हिंसा का यूज आप नहीं करेंगे टू फाइट द ऑपरेशन, टू फाइट विद द ऑपरेशंस। ऑपरेशन से लड़ने के लिए किसी प्रकार के हिंसात्मक रास्ते को आप चूज नहीं करेंगे। तो अब मन में प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी जब इंडिया आते हैं
तो इस फिलॉसफी को ला चुके हैं और फिलॉसफी का नाम है सत्याग्रह। सत्याग्रह में क्या है हमने डिटेल में डिस्कशन कर लिया। तो इंडिया में आने के बाद 1915 में हम जानते हैं कि महात्मा गांधी भारत में रिटर्न हो चुके हैं। अब 15 में आने के बाद ये अपने इस एक्सपेरिमेंट को भारत में कहां कहां करते हैं उसको हम जान लेते हैं। तो भारत में सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट 3 स्थान पे होता है, चंपारण जो कि बिहार में पड़ता है, खेड़ा जो कि गुजरात में पड़ता है और साथ ही साथ अहमदाबाद। इन 3 जगहों पे अपने इस सत्याग्रह मूवमेंट को सक्सेसफुली लॉन्च करते हैं और उनको विजय भी मिलती है, जिससे कहीं ना कहीं सेंस ऑफ नेशनलिज्म, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, राष्ट्र के प्रति लोगों की भावना, लोगों को एकजुट करने की जो बात है वो इस लीडर ने करके दिखाया। तो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेस। अलग अलग विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को लॉन्च किया। जैसे कि इन 1917 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ लड़ने के लिए चंपारण बिहार में सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो कि 1917 में महात्मा गांधी करते हैं, जिसमें कि वो इंस्पायर करते हैं पीजेंट को कि स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। जो शोषणकारी जो प्लांटेशन सिस्टम बना हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए मदद करते हैं, इंस्पायर करते हैं किसानों को। कहां पर? चंपारण जो एक जिला है जो कि बिहार में पड़ता है। 1917 में महात्मा गांधी जाके सबसे पहला एक्सपेरिमेंट सत्याग्रह का करते हैं। कहां पे? चंपारण बिहार में, जहां पे जो इंडिगो प्लांटेशन सिस्टम था उसके खिलाफ ऑपरेशन से लड़ने के लिए किसानों को महात्मा गांधी प्रेरित करते हैं और किसान अपनी बातें रख पाते हैं। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था कि 1917 में ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह टू सपोर्ट द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट में? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। वो कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर्स एंड प्लेग एपिडेमिक, जहां के जो किसान हैं किससे प्रभावित थे? क्रॉप फेलियर्स और प्लेग एपिडेमिक से। यानी फसल उनकी क्या हो चुकी थी? बर्बाद हो चुकी थी। फिर भी द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू। जो पीजेंट थे खेड़ा के वो असमर्थ थे कि वो रेवेन्यू को सरकार को, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि उसको राजस्व जो है वो पेड कर पाए। तो इसलिए वहां पर भी महात्मा गांधी गए खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे क्रॉप फेलियर आया था और साथ ही साथ प्लेग एपिडेमिक की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी। बट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो राजस्व की वसूली कर रही थी, तो ये गलत हो रहा था। तो यहां पर इस चीज को सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी गुजरात में गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और जाके वहां पे किसानों को इंस्पायर किए और जाके उनको सपोर्ट किए सत्याग्रह के थ्रू कि आप यहां बातें रखिए। एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, जिसमें कि महात्मा गांधी ने यहां पर सत्याग्रह के थ्रू इस रेवेन्यू में रिलैक्स करने की बात कही गई और उनको सफलता भी मिलती है। तो सेकंड एक्सपेरिमेंट हमें मिलता है देखने को कहां पे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। थर्ड एक्सपेरिमेंट गुजरात में ही है, जहां पे 1918 की बात करें तो महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह मूवमेंट एमंगेस्ट द कॉटन मिल वर्कर। एक कॉटन, अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट करने के लिए महात्मा गांधी एक सत्याग्रह जो 1918 में यानी 1918 में अहमदाबाद में, यानी जो गुजरात में पड़ता है, वहां पर भी महात्मा गांधी जाते हैं और जब वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट को, किसके बीच में? कॉटन मिल वर्कर में, और वहां पर भी उनको शानदार सफलता मिलती है। यानी सत्याग्रह क्या है वो हमने देखा, किसने लॉन्च किया वो हमने देखा, कब लॉन्च किया वो हमने देखा, और फिर जब भारत में आए तो भारत में आने के बाद 3 जगहों पे चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में, ये तीनों स्थान पे सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद बड़ी सफलता महात्मा गांधी को हाथ लगती है, जिससे कि वो उनके कहीं ना कहीं जो ये स्ट्रगल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ वो और मजबूत होता है और लोगों को यूनाइट करने में वो काफी अब सफल होते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब आगे कहानी क्या है, जिसमें हम लोग रोलेट एक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? रोलेट एक्ट देखेंगे। आज हमने देखा कि महात्मा गांधी 3 प्रमुख क्या करते हैं? सत्याग्रह करते हैं। कहाँ का? चंपारण बिहार में, जिसमें इंडिगो प्लांटेशन वर्कर, इंडिगो प्लांटेशन जो वर्क था उसको सपोर्ट करने के लिए चंपारण बिहार में गए। ये आपका जो आप देख सकते हैं क्या बोल सकते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो किसान थे, जो प्लेग एपिडेमिक्स और क्रॉप फेलियर्स की वजह से किसान परेशान थे, उनको सपोर्ट करने के लिए गए। ये अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक चल रही थी वहां पे सपोर्ट करने के लिए गए। तो यानी अपने महात्मा गांधी अपने तीनों स्थानों पे जो सत्याग्रह लॉन्च किए उसके थ्रू लोगों को यूनिफाइड
करते हुए में देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से महात्मा गांधी भारत में आके अपने इस व्यवस्था को अपनी इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था को सत्याग्रह बोलते हैं, जिस आइडियोलॉजी को, जिस फिलॉसफी को सत्याग्रह बोलते हैं, उसका एक्सपेरिमेंट 3 जगहों पे करते हैं जिसमें उनको भारी सफलता मिलती है। अब आगे कहानी में हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे कि रॉलेट सत्याग्रह क्या है और रॉलेट एक्ट क्या है। कहानी अब तक हम लोग 3 फेज में पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा, और आज हमने पढ़ा क्या, सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। कल हम लोग पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। इसी तरीके से टू द पॉइंट एक एक छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ते पढ़ते पूरे चैप्टर के सारे पॉइंट्स को हम लोग बिल्कुल एक साथ कंसोलिडेट कर लेंगे। आई होप आज के सेशन आपके बिल्कुल जहन में बैठ गया होगा, सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट याद हो गए होंगे, तैयार हो गए होंगे। इसी साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।